हेलो एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी आपके चैप्टर सॉल्यूशन से। विलियन पार्ट का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपका विलियन पार्ट है, ये आपके क्लास 12 केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट का सबसे डायमंड चैप्टर है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आंसर और इसके न्यूमेरिकल विलियन पार्ट के और इनके ऑप्शन जरूर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो विलियन पार्ट है, अगर आप इसका न्यूमेरिकल जो है वो नहीं देखे हैं, नहीं लगाए हैं अभी तक, तो आप हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, देख सकते हैं। उसके आगे वाली एक चैप्टर सॉलिड स्टेट, उसके भी न्यूमेरिकल हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे अपलोड है। अगर आप अभी तक वीडियो नहीं देखे तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले आज के इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सॉल्यूशन के साथ विलियन पार्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो भी हम क्वेश्चन लिए हैं वो 100% फुल गारंटी आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएंगे और एकदम बिल्कुल डायमंड क्वेश्चन है। और यहाँ पे आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर को रटना नहीं है, बिल्कुल उसे आपको बारीकी से समझना है और किस तरह आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर याद करना चाहिए, किस ट्रिक से याद करना चाहिए, आज के इस वीडियो में हम आपको ये भी बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको हमारी एक एक बात समझ में आएंगी। और वीडियो पसंद आएगी तभी आप वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, अगर नहीं आएगी तो एक छोटी सी कमेंट खुश होकर कर दीजिएगा कि। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कौन सा है, मोल प्रभाज्य। इसको कहते हैं मोल अंश भी कहते हैं। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में मोल अंश आ गया तो प्रिय आप लोग भी समझ लीजिएगा कि ये क्या है, मोल प्रभाज्य। ठीक है, तो मोल प्रभाज्य से आप क्या समझते हैं, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया आपके बोर्ड एग्जाम में तो उसके आंसर को आपको रटना नहीं है, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से किस तरह आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर लिखोगे, आज के इस वीडियो में हम आपको ये भी टिप्स बताने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए मोल प्रभाज्य जो है, अगर हमने कोई भी जो भी हमारे जो रिएक्शन हो रहे हैं, ठीक है, ये सॉल्यूशन चैप्टर है, यानी कि इसमें बिलियन ज़रूर लेंगे। ठीक है, हम किसी भी क्वेश्चन में बिलियन जो भी यहाँ पे प्रक्रिया हो रहा है वो एक सॉल्यूशन में हो रहा है, बिलियन, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, बिलियन है, सॉल्यूशन है। तो इसलिए जो ये मोल प्रभाज्य की रिएक्शन हो रही है वो एक बिलियन में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किसी पार्ट में हमने बीकर में सॉल्यूशन ले लिया है, ठीक है, बिलियन ले लिया है। तो यहाँ पे जो मोल प्रभाज्य है वो क्या हो रहा है कि एक बिलियन में किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज्य उस घटक के मोलों की संख्या के तथा बिलियन में उपस्थित सभी घटकों की कुल मोलों की संख्या के अनुपात की क्या होता है, बराबर होता है। तो किस तरह होता है, पहले देखिए हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आप फार्मूले से किस तरह इस पूरे क्वेश्चन के आंसर को याद करेंगे। तो यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे हो गया, पे देखिए हम किस तरह याद करेंगे मोल प्रभाज्य के डेफिनेशन को। तो यहाँ पे देखिए ये जो भी हम रिएक्शन हो रहा है वो हमने बताया कि एक सॉल्यूशन में हो रहा है, एक बिलियन में हो रहा है। तो एक बिलियन में किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज्य, यानी ये क्या है, यहाँ पे आप एक लिख सकते हो या किसी लिख सकते हैं, या किसी लिख सकते हैं, यानी कि ये जो रिएक्शन हो रहा है एक बिलियन में हो रहा है, बिलियन में किसी घटक, यहाँ पे किसी या एक घटक, ठीक है, किसी, यानी यहाँ पे क्या कहा गया है, किसी घटक में मीन्स क्या हो गया कि विलेय या विलायक। ठीक है, तो वही यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे विलेय विलायक न लिखकर यहाँ पे क्या कह दिया है, किसी घटक, यानी इसमें विलेय और विलायक दोनों आ जाएंगे। तो यहाँ पे किसी एक बिलियन में किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज्य, यहाँ पे ठीक है, मोल प्रभाज्य उस घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के क्या होता है, अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, उसी को कहते हैं मोल प्रभाज्य। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। फिर उसके बाद देखेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है परासरण क्या है, परासरण दाब के लिए व्यंजक लिखिए। ठीक है, परासरण क्या होते हैं तथा परासरण दाब के लिए व्यंजक लिखिए। ये आप पिछली कक्षाओं से ही पढ़ते आ रहे हैं। फिलहाल हम
यहाँ पे आपको कुछ अच्छे ट्रिक और टिप्स के साथ बताने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो परासरण की रिएक्शन होती है, क्रिया होती है, वो अर्धपारगम्य झिल्ली में होती है। अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं? जिसमें से छोटे छोटे विलायक के कण क्या हो जाते हैं, आर पार हो जाते हैं, उसी को अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। देखिए आप लोग अंडे, जब उबला हुआ अंडा के ऊपर आप लोग खाते होंगे तो देखे होंगे कि उसके ऊपर एक झिल्ली नुमा होती है। ठीक है, वही जो होता है वो अर्धपारगम्य झिल्ली होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली होता है। ठीक है, तो उसी में अगर आप क्या करोगे कि अगर दूध और चीनी को अलग करने के लिए अगर कोई भी यंत्र का यूज करोगे तो उसमें अगर दूध और चीनी का सॉल्यूशन आप अंडे के जो ऊपर वाले, ठीक है, किसी जैसे नमक के घोल हो गए, ठीक है, नमक के घोल में आप क्या करिए कि उबला हुआ अंडा को आप डाल दोगे तो उसके जो ऊपर वाला भाग होता है, ठीक है, जो उसमें जो पन्नियाँ होती है, यानी कि हमने जो बताया अर्धपारगम्य झिल्ली, वो बचा रहता है, बाकी ऊपर का जो कैल्शियम होता है वो गल जाता है। तो वही जो झिल्ली होती है उसी को अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। तो ये जो परासरण की क्रिया हो रही है, अभिक्रिया, वो अर्धपारगम्य झिल्ली में ही हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अर्धपारगम्य झिल्ली से कोई भी विलायक कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, यानी जो परासरण होता है इसमें क्या होता है, कम सांद्रता की ओर अधिक सांद्रता की ओर जाते हैं। अगर एक होता है इसका और रूप विसरण, उसमें क्या होता है कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। देखिए, अर्धपारगम्य झिल्ली से कोई भी विलायक मीन्स क्या हो गया, चीनी हो गए, ठीक है, नमक। तो अर्धपारगम्य झिल्ली से कोई भी विलायक कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाता है तो उसे ही क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया, इसके उदाहरण में किशमिश का पानी में फूलना। ठीक है, जो पानी होता है उसकी सांद्रता क्या होती है, कम होती है, और जो किशमिश होता है उसकी सांद्रता अधिक होती है। ठीक है, तो जो पानी होता है उसकी सांद्रता कम होती है तो वो क्या होता है, कम सांद्रता से किशमिश में जाता है, यानी अधिक सांद्रता की ओर जाता है। इसी को कहते हैं परासरण। फिर उसके बाद देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि परासरण दाब के लिए व्यंजक लिखिए। आपको परासरण दाब के लिए व्यंजक भी लिखना है। तो जो परासरण दाब की व्यंजक होता है, स्मॉल p कैपिटल V बराबर N स्मॉल n कैपिटल R T। ठीक है, और यहाँ पे P बराबर NV R T। यहाँ पे देखिए, जो P है वो परासरण दाब है इस फार्मूले में। ठीक है, और यहाँ पे R दिया हुआ है। R क्या है, यहाँ पे गैस स्थिरांक है, और यहाँ पे N जो है वो क्या है, विलय के मोलों की संख्या क्या है, विलयन का आयतन है, और T परमताप है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। ये बिल्कुल डायमंड क्वेश्चन है, और ये एक प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में जैसे कि डेरिवेशन होता है ना, उस तरह का क्वेश्चन है। आप लोग इसको बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, हिमांक में अवनमन तथा विलय के अणुभार में क्या संबंध है। ठीक है, हिमांक में अवनमन तथा विलय के अणुभार में क्या संबंध है। तो यहाँ पे देखिए, आपको रटना नहीं, बिल्कुल बारीकी से समझाएंगे। अगर आपको डेरिवेशन नहीं करने आता फिर भी इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम हिमांक में जो अवनमन है इसको किस चीज़ से शो करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हिमांक में अवनमन को डेल्टा TF से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, डेल्टा TF से। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हिमांक में तो यहाँ पे देखिए, इस फार्मूले को आप लोग याद कीजिए कि हिमांक में अवनमन यानी डेल्टा TF बराबर होता है मोलल अवनमन स्थिरांक, जिसको यहाँ पे KF से शो करते हैं। ठीक है, मोलल अवनमन स्थिरांक को KF से शो करते हैं, इनटू यहाँ पे मोललता। अब हम क्या करेंगे कि इसी जो यहाँ पे जो भी कहा है इसके प्लेस पे यहाँ पे मोललता बराबर जो होता है, यहाँ पे मोललता बराबर क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या। क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या।
संख्या डिवाइड बाई क्या होता है, विलायक का द्रव्यमान किग्रा में। क्या होता है, विलायक का द्रव्यमान किसमें, केजी में। ये किसके बराबर होता है, मोललता। तो अब हम क्या करेंगे कि इसी फार्मूले पर मोललता के प्लेस पे यहाँ पे क्या रखेंगे, विलेय के मोलों की संख्या डिवाइड बाई विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम रख सकते हैं आसानी से। हिमांक के अवनमन को किससे शो करते हैं, डेल्टा टी एफ से। तो यहाँ पे हम फार्मूले के माध्यम से ही रख रहे हैं। डेल्टा टी एफ बराबर, यहाँ पे मोलल अवनमन स्थिरांक को किससे शो करते हैं, के एफ से। तो यहाँ पे के एफ यहाँ पे इंटू क्या हो जाएगा, मोललता के प्लेस पे विलेय के मोलों की संख्या डिवाइड बाई विलायक का द्रव्यमान किग्रा में। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं विलेय के मोलों की संख्या डिवाइड बाई विलायक का द्रव्यमान। द्रव्यमान केजी में। ठीक है, द्रव्यमान किसमें, केजी में। अब इसको हम क्या करेंगे, प्रतीक के सहारे से जो भी जिससे शो करते हैं विलायक के मोलों की संख्या, इसको रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ बराबर, देखिए आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान से समझिए। ठीक है, के एफ यानी इसको क्या करते हैं, के एफ को मोलल अवनमन स्थिरांक। जहाँ कन्फ्यूजन हो वहाँ आप लोग अपने कॉपी में हम बोल रहे हैं नोट्स करते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा टी एफ जो है हिमांक में अवनमन है, फिर वहाँ पे यहाँ पे के एफ किसको शो कर रहा है, मोलल अवनमन स्थिरांक को। तो यहाँ पे देखिए ये जो फार्मूला है इस पे आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं, इसलिए आप लोग इसको बिल्कुल तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू डब्लू डिवाइड बाई एम डैश यानी स्मॉल एम, पूरे के डिवाइड में कैपिटल डब्लू डिवाइड बाई 1000। अब इसको हम क्या करेंगे, आप लोग गणित में पक्षांतर का रूप तो जानते होंगे कि यहाँ पे देखिए डब्लू डिवाइड बाई एम डैश है, तो इसको जब इंटू में क्या करते तो क्या हो जाता है, 1000 ऊपर चला जाएगा और कैपिटल डब्लू नीचे। तो यहाँ पे इंटू 1000 डिवाइड बाई कैपिटल डब्लू। इसको हम इसी तरह यहाँ पे इस तरह होगा ना, इसको हम रख देंगे इसके प्लेस पे। तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा टी एफ बराबर के एफ। ठीक है, अब इसको हम रख देते हैं इंटू स्मॉल डब्लू इंटू 1000 डिवाइड बाई स्मॉल एम डैश और यहाँ पे कैपिटल डब्लू इंटू। ठीक है, तो इस तरह हम रख दिए। अब ये जो फार्मूला है वो किसका फार्मूला है, हिमांक में अवनमन स्थिरांक का फार्मूला यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे इस तरह के आगे। ठीक है, अगर यहाँ पे यम का मान आपको निकालना है, ठीक है, यम का मान नहीं दिया, एम का मान पूछ रखा है, तो आप इसको पक्षांतर कर सकते हो ना। यहाँ पे एम बराबर क्या हो जाएगा, एम जो है वो डेल्टा टी एफ के प्लेस पे चला जाएगा और डेल्टा टी एफ एम के प्लेस पे चला जाएगा। तो यहाँ पे एम डैश बराबर क्या हो जाएगा, के एफ इंटू स्मॉल डब्लू इंटू 1000 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ, जो डेल्टा टी एफ एम डैश के प्लेस पे आ गया, इंटू यहाँ पे कैपिटल डब्लू। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जो एम डैश है वो किसको शो कर रहा है, वो विलेय का अणुभार है। एम डैश क्या है, विलेय का अणुभार। तो आप लोग प्रतीकों को जान जाइए कि ये कौन सा जो प्रतीक है वो किससे उससे कर रहा है। तो यहाँ पे जो हम डेल्टा टी एफ बताए आप लोग अपने कॉपी में नोट्स कर लीजिए। अगर हम आपको लिख कर बताएंगे ज़्यादा टाइम लगेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबे हो जाएंगे, इसलिए डेल्टा टी एफ जो है वो हिमांक में अवनमन स्थिरांक। अगर आपके न्यूमेरिकल में पूछ रखा है हिमांक में अवनमन स्थिरांक, तो आप इस फार्मूले पर लगाओगे। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ हिमांक में अवनमन स्थिरांक को शो कर रहा है, के एफ मोलल अवनमन स्थिरांक को शो कर रहा है। आपके बोर्ड एग्जाम में ये भी हो सकता है कि डेल्टा टी एफ का मान दिया हो, के एफ का न दिया हो, तो आप इस तरह पक्षांतर करके आप यहाँ पे के एफ का फार्मूला रखकर वहाँ पे आप जो भी मान दिया रखकर आप न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो डब्लू है, स्मॉल डब्लू, वो विलेय का भार को शो कर रहा है, 1000 फार्मूले में दिया है। और जो स्मॉल एम है यानी एम डैश है वो विलेय का अणुभार को शो कर रहा है, जो कैपिटल डब्लू है विलायक का भार है। ठीक है, तो ये इस तरह हो गए। आप ये जो फार्मूला होता है वो हिमांक में अवनमन स्थिरांक का होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन है वो काफ़ी डायमंड है, जितने भी क्वेश्चन लिया है बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है,
नहीं तैयार है तो आज ही आप लोग इसको कर लीजिए। ये बिल्कुल हम लिखित कर देते हैं कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएगा। यहाँ पे राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए तथा उसकी सीमाओं को बताइए। ठीक है, तो राउल्ट का नियम किसको क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, उसकी सीमाएं क्या होती है, किस पे ये लागू होता है। आज के इस वीडियो में इसके जो फार्मूले होते हैं, डेफिनेशन, सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो राउल्ट का नियम होता है, इस नियम के अनुसार अवाष्पशील विलेय पदार्थ, यहाँ पे आप कहोगे कि अवाष्पशील विलेय पदार्थ क्या होते हैं। तो देखिए जैसे जो आप लोग गाय को तो देखे होंगे, ठीक है और क्या होता है, भैंस को तो देखे होंगे। तो वो लोग क्या खाती हैं, भूसा खाती हैं। ठीक है, तो जो भूसा होता है वो क्या होता है, नहीं गलता है, वो अवाष्पशील है, यानी वो अगर उसको आप गलाओगे तो वो जल्दी गलेगा नहीं। तो वही यहाँ पे अवाष्पशील पदार्थ क्या है, वही गाय का भूसा है। इस नियम के अनुसार अवाष्पशील विलेय पदार्थों के विलयन के, ठीक है, विलयनों के लिए वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, आपको सिर्फ देखिए ये जो है ये तो अवाष्पशील विलेय पदार्थों के विलयनों के लिए, ठीक है, यहाँ तक आपको राइट करना है, लिखना है, याद करना है। फिर उसके बाद देखिए जो मेन है वो वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन है, वो विलयन में विलेय के मोल प्रभाज्य के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, किस तरह होता है यहाँ पे हम इसके फार्मूले से समझेंगे बिल्कुल। यहाँ पे देखिए पी डैश या पी नाट पी एस डिवाइड बाई पी नाट बराबर क्या होता है, एन डिवाइड बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये क्या होता है, देखिए ये जो है ये क्या है, ये ठीक है, ये जो पी नाट पी एस है वो क्या है, वाष्प दाब में अवनमन है, वाष्प दाब में अवनमन। और यहाँ पे देखिए जो पी डॉट या पी नॉट पी एस डिवाइड बाई पी नॉट है, ये क्या है, ये वाष्प दाब का क्या है, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। तो यहाँ पे देखिए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पी नॉट पी एस डिवाइड बाई पी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, एन प्लस डिवाइड बाई एन प्लस कैपिटल एन। तो ये देखिए जो है वो मोल प्रभाज्य का फार्मूला है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे हम आपको बताया फार्मूले में, इसके परिभाषा में हमने आपको क्या बताया, इस नियम के अनुसार अवाष्पशील विलेय पदार्थों के विलयनों के लिए वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज्य की क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे जो n डिवाइड बाई n प्लस n है, ये क्या है, मोल प्रभाज्य है। तो यहाँ पे ये और ये क्या है, ये हमने बताया कि वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन है। ठीक है, तो ये क्या है, ये मोल प्रभाज्य, यानी कि मोल प्रभाज्य के क्या है, बराबर है, मोल प्रभाज्य के बराबर है। ये वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। इस तरह हम आपको बताएं क्या है, विलेय का मोल प्रभाज्य है। और यहाँ पे जो यन है, स्मॉल यन, वो क्या है, स्मॉल यन जो है वो विलेय के मोलों की संख्या है। क्या है, विलेय के मोलों की संख्या है। यहाँ पे जो कैपिटल एन है वो क्या है, वो विलायक के मोलों की संख्या है। आप लोग को समझ में आ गया इस फॉर्मूले को। ठीक है, मोल प्रभाज्य, यहाँ पे अगर राउल्ट के नियम पूछ रखा है, राउल्ट के नियम पे कोई भी न्यूमेरिकल, तो आप लोग इस न्यूमेरिकल पे आसानी से लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। अब देखेंगे हम इसकी सीमाएं क्या होती हैं। तो जो राउल्ट के नियम की सीमाएं होती है, वो राउल्ट के नियम केवल अवाष्पशील विद्युत अपघट्टों के तनु विलयनों पर ही लागू होता है। ठीक है, किस पे लागू होता है, अवाष्पशील विद्युत अपघट्टों के तनु विलयनों पर ही लागू होता है। फिर नेक्स्ट क्या है, अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है जो विलायक से रासायनिक अपक्रियाएं नहीं करती हैं। किस तरह के अवाष्पशील पदार्थों पर लागू होता है, जो विलायक से क्या होता है, रासायनिक अपक्रिया नहीं करती है, उसी पर ही सिर्फ राउल्ट का नियम लागू होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोललता को उदाहरण सहित बताइए। ठीक है, समझाइए। किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में घुलित विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या कोई उस विलयन की
मोललता कहते हैं। किसी निश्चित ताप पर, यानी जो ताप है वो क्या है, निश्चित है। प्रति लीटर बिलियन में घुलित विलेय पदार्थों की मोलों की संख्या को इस बिलियन का क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। ये हमारे क्लास 12 केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट के कुछ इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएंगे। आप लोग इसको बिल्कुल तैयार कर लीजिए। और इसी तरह हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 के ऑल सब्जेक्ट की स्टडी कराई जाती है, बिल्कुल ट्रिक और ट्रिप्स के साथ। और कई इंपॉर्टेंट हिंदी और इंग्लिश के ट्रिक और ट्रिप्स भी बताए गए हैं कि किस तरह आप कैसे पढ़ोगे और किस तरह आप इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे। इस तरह के ट्रिक हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। ओके, थैंक्स। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे क्लास 12 के ऑल सब्जेक्ट की स्टडी कराई जाती है और कई इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट ट्रिक भी बताए गए हैं। अगर आप अभी तक अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल के कई वीडियो को नहीं देखे, ट्रिक वगैरह को नहीं देखे, तो प्लीज आप लोग हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे एक बार विजिट जरूर करें, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।